हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं हमारी रिवीजन सीरीज के साथ। ये रिवीजन सीरीज हमारी यूनिट 6 की रहने वाली है, जिसका ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा पार्ट डिस्कस कर लिया है एंड जो रेस्ट ऑफ दैट रह गया है पार्ट वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड जैसे कि आज होली है तो सभी को हैप्पी होली, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। ठीक है। और आप लोग के एग्जाम्स भी नहीं आ रहे तो पढ़ते भी रहिए। तो आज का जो हम लोग का रेस्ट पार्ट रह गया वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा रह गया था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ से रह गया था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर क्या है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक क्या कंडीशंस हैं, ये सारे कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए, उससे हम आगे यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है। कल हम लोगों ने स्टेनाई के बारे में बात किया था। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आप लोगों ने देखे होंगे और समझ में आए होंगे। ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है। नो एनपीसी, हाँ, मेजर ऑफ रिलेशनशिप्स देख लिया था। और मेजर ऑफ रिलेशनशिप की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कोरिलेशन जो था आपका, वो आपका टॉपिक तो बात का था, लेकिन मैंने वहाँ पे पूरा कवर करा दिए थे जितने भी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन थे। ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ जो भी थे वो सारे मैंने बाय सीरियल, पॉइंट बाय सीरियल सारे वहाँ पे करा दिए थे। ठीक है। एनपीसी के बारे में हम लोग ने देख लिया था। एनपीसी में मैंने ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था कि इसके जो परसेंटेज है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका एप्लीकेशन भी अभी हम देख, एप्लीकेशन मतलब जब हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे वहां पे हम एनपीसी के थ्रू भी वहां पे समझेंगे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पूरा डेटा है इसका। ठीक है। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें देख ली थी। फिड्यूसरी लिमिट्स हो गई थी, और हम लोगों ने क्रिटिकल लिमिट थ्योरम, उसके अलावा रिलेशनशिप देखा था सैंपल साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ सैंपल एरर के बीच में। ठीक है। तो इसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी थी कि अगर सैंपल साइज आपका स्मॉल होगा, यहाँ पे देख लो, अगर आपका जो सैंपल साइज है, ठीक है, चाहे बॉक्स में लिख लो, मैं एक बार फिर से इसे रिकॉल भी करा दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है। कि अगर आपका जो सैंपल साइज है, ठीक है, सैंपल साइज अगर स्मॉल है तो एरर क्या होगा आपका, लार्ज होगा। ठीक है। सैंपल एरर क्या होगा, लार्ज होगा। ये मैंने कल भी समझाया था, एक बार जस्ट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए बता रही हूँ इसे। ठीक है। और अगर सैंपल साइज आपका लार्ज है तो आपका एरर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। क्लियर बात। इसके अलावा हम लोगों ने रिलेशनशिप भी देख लिया था। अब आगे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा मैंने वन टेल और टू टेल, दो टेस्ट के बारे में बात की है। ठीक है। जब हम हाइपोथेसिस में यहाँ पे आ जाओ, ये जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस एक रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है। ठीक है। एक रिसर्च हाइपोथेसिस होती है और एक क्या होती है, नल हाइपोथेसिस होती है। नल रिसर्च, सॉरी, जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और नल हाइपोथेसिस को हम लोग सिग्निफिकेंट भी बोलते हैं। ठीक है। नल रिसर्च हाइपोथेसिस फर्दर डिवाइड होती है डायरेक्शनल में और नॉन डायरेक्शनल में। अब ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को जो प्रीवियस वीडियो वहां पे क्लियर कर रखा है। डायरेक्शनल जो डायरेक्शनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टू टेल। ठीक है। मैंने डिस्कस किया, आगे यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको। और वन टेल टेस्ट। ठीक है। टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट ये होता है। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे देखो, कल हम लोगों ने बात की थी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में, हाँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी कि कॉन्फिडेंस, इधर आ जाओ, देख लो यहाँ पे, हाँ, ये 95% और ये जो हम लोग ने 95% और 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल जैसे फिडेस्ट्री लिमिट ही क्या होती है हमारी, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होती है, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जब बात करते हैं ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल की हम बात करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे, जब हम बात करते हैं टू टेल, ये अपने कॉपी में बना लो, जब हम बात करते हैं टू टेल टेस्ट की, ठीक है, टू टेल टेस्ट की, अभी आगे ये समझ में आएगा आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। और जब हम बात करते हैं वन टेल टेस्ट की, ठीक है, लेवल ऑफ जो हमारे कॉन्फिडेंस है वो क्या है हमारा, 0.5 लेवल, 0.5 लेवल और 0.01 लेवल। ठीक है। इसी को हम लोग 0.5 लेवल का मतलब क्या है, 95%। ठीक है।
वन लेवल का मतलब क्या है 99%। मतलब यहाँ पे चांसेस ऑफ एरर क्या होते हैं 5% होते हैं, 5% चांस होते हैं एरर करने के, यहाँ पे सिर्फ 1% होते हैं चांस ऑफ एरर। ठीक है, रिसर्चर जो होते हैं वो ज्यादातर 95% वाले को लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ एरर ज्यादा मिलता है, यहाँ पे एरिया बहुत कम होता है। ठीक, अगर हम जब बात करते हैं वन टेल टेस्ट पे, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चंस आपके, जब भी क्वेश्चंस आप देखोगे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में, तो यहीं से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। जब हम टू टेल में बात करते हैं, ठीक है, टू टेल टेस्ट में अगर हम इसकी बात करते हैं 0.05 लेवल पे, टू टेल टेस्ट की वैल्यू क्या होती है 1.96 होती है। ठीक है, और 0.01 पे कितनी वैल्यू होती है टू टेल टेस्ट की हमारी 2.58 होती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था एम पॉप करके, ये वाला एम प्लस माइनस एम, जब हमें टोटल पॉपुलेशन निकालने की बात की जाती है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन निकालने की बात की जाती है, ये टी क्या है, ये टी आपका क्या हो सकता है 95% भी हो सकता है और 99% भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 95% पे वैल्यू क्या हो जाती है, मैंने यहाँ पे लिखी है ना 1.96, और ये 2.58। अब ये 1.96 और 2.58 क्या है आपका, ये टू मतलब टू टेल टेस्ट के लिए। ठीक है, ये टू टेल टेस्ट के लिए अगर आपसे पूछा जाए वन टेल टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 0.05 लेवल पे वैल्यू क्या होगी इसकी, तो इसकी वैल्यू होती है 1.64। ठीक है, और 0.01 लेवल पे वन टेल टेस्ट की वैल्यू क्या होती है 2.33 होती है। ठीक है, 2.33, ये कॉपी में अपने बना लो, अभी आगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। अगर हम 0.05 सॉरी टू टेल टेस्ट की क्वेश्चन आता है आपका कि 0.05 लेवल पे टू टेल टेस्ट की वैल्यू क्या है, तो 1.96 है, और 0.05 लेवल पे वन टेल टेस्ट की वैल्यू क्या होती है, तो 1.64 है। सिमिलरली अगर 0.01 के लिए पूछता है फॉर टू टेल टेस्ट तो 2.58, अगर वन टेल के लिए पूछता है तो 2.33 होती है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। अब आ जाओ, मैं थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक पहले आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, फिर बड़े वाले कंसेप्ट मतलब फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने कल बात की थी कॉन्फिडेंस इंटरवल। जब इसको पता है एक दूसरे से रिलेट करोगे तभी ये समझ पाओगे। ठीक है, जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बात की थी तो हमने क्या देखा था 95% देखा था और 99 पे देखा था। ठीक है, दो देखे थे क्लास ऑफ इंटरवल कितने थे, एक 95% था, एक 99% था। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये एक मतलब था कि 95%, इस 95% का मतलब क्या है, इस 95 का पर्सेंट था कि 95% आप कॉन्फिडेंट हो, 95% किसी अपने सैंपल को लेके आप कॉन्फिडेंस हो, और 5% का क्या है वहां पे एरर है, मतलब एरर हो सकता है। रिजेक्शन की अगर हम बात करें तो 5% वहां पे रिजेक्शन हो सकता है, यहाँ पे क्या आता है 5, और यहाँ पे 99% आप कॉन्फिडेंस हो और एरर का चांसेस कितना है 1, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई, ये मैंने कल भी समझा था कॉन्फिडेंस इंटरवल में 95% कहने का मतलब क्या है कि 5%। ठीक है, 5% चांस ऑफ एरर की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 1% हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर हम जब बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, यहाँ दो तरीके के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस जो लेवल होता है वो दो तरीके दो हो सकते हैं। ठीक है, 5% पे हो सकता है या फिर 1% पे हो सकता है। 5% कहने का मतलब क्या है, ये 5%, 5% के चांसेस ऑफ एरर कहने का मतलब क्या है 95 वाला, और 1% कहने का मतलब ये मतलब क्या है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब कॉन्फिडेंस लेवल, confidence level within which null hypothesis is accepted or rejected। मतलब क्या है कि जो आपका ये होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेवल अल्फा से डिनोट करते हैं। मतलब कि
यहाँ पे क्या होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम क्या करते हैं कि किस मतलब कितने रेंज में, ठीक है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है जिसमें नल हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं 5% लेवल की, आप जैसे 5% लेवल की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट केस में आ जाओ, अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, ठीक है, अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, ठीक है, अब 5% है तो इसका मतलब क्या है, 5 चांसेस आउट ऑफ 100, मतलब यहाँ पे क्या है 5 चांसेस मिलेंगे आउट ऑफ 100, ठीक है, 5 चांसेस मिलेंगे आपको आउट ऑफ 100, जिसमें आप क्या कर सकते हो, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जब वो एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड हैव एक्सेप्टेड, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि 5 चांसेस आपको मिलते हैं कि नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर सकते हो जब आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, पहली बात, ठीक, सिर्फ समझना इसको, ठीक है, ये बात समझ में आई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 95% आप क्या हो यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो, 95% आप क्या हो यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो कि आप क्या करोगे, सही डिसीजन बनाओगे, ठीक है, ये बात क्लियर हुई, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। देखो अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है आपका, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या होता है, जो भी जो पॉपुलेशन है जिसपे रिसर्चर आपका जिस पॉपुलेशन पे वो रिसर्च को कंडक्ट कराता है, तो वहां पे क्या होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड करना पड़ता है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है जिसमें आप जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप या फिर एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो, तो उसके दो ही लेवल दो ही रीजन है, 5% या फिर 1%। अगर हम 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, ठीक, कॉन्फिडेंस लेवल अगर हम 5% लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 5 आउट ऑफ 100, मतलब 5, मतलब यहाँ पे क्या है कि 5 चांसेस मिलेंगे 100 में से, 5 आउट ऑफ 5 में 5 आउट ऑफ 100 में आपको 5 चांसेस मिलेंगे व्हेन हम क्या मतलब जब हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, जब हम नल हाइपोथेसिस को, दैट वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड हैव बीन एक्सेप्टेड, जब उसको एक्सेप्ट करना चाहिए तो हम उसमें क्या हो सकता है 5 चांसेस ऐसे हैं जिसमें हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारा इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या है 95% श्योर हैं, कॉन्फिडेंस है अपना डिसीजन को लेके कि हमारा डिसीजन क्या है, करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी केस में देखो यहाँ पे आता है 1% लेवल, ठीक है, 1% लेवल की जब हम बात करते हैं इट मीन्स 1/100, मतलब सिर्फ यहाँ पे एक चांस मिलता है, ठीक है, यू विल गेट ओनली 1 चांस, इट मीन्स दैट देयर इज ओनली 1 चांस आउट ऑफ 100 दैट वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हम यहाँ पे सिर्फ एक चांस, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 5 चांसेस मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 5 चांसेस मिल रहे हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक चांस मिल रहा है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, जब व्हेन इट शुड हैव बीन एक्सेप्टेड, ठीक है, जब वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, मतलब जब वो एक्सेप्ट होनी चाहिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक चांस हमें यहाँ पे मिल रहा है नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट करने का, एक चांस मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने चांस मिल रहे हैं 5 चांस मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है हम लोग 99% यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे हम लोग क्या है 99% कॉन्फिडेंट है कि हम क्या करेंगे, करेक्ट डिसीजन बनाएंगे, क्लियर है बात, ये दो बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ और आगे इसे समझते हैं, जैसा एक मैं प्रोबेबिलिटी का आपको ग्राफ बनाती हूँ, देखो एक चीज और यहाँ पे, एक होती है आपकी अल्फा लेवल, ठीक है, एक होती है आपकी पी वैल्यू, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो, ठीक है, आता है ऐसे करके, एक होता है आपका अल्फा लेवल, एक होता है आपका पी वैल्यू, जो अल्फा लेवल है, ठीक है, अल्फा लेवल क्या बताता है, एरर बताता है, ठीक है, अल्फा लेवल क्या बताता है, मतलब ये बताता है अल्फा लेवल, ये अल्फा यही है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, अल्फा लेवल क्या बताता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्या बताता है कि कितना एरर है, ठीक है, कितना एरर है, 5% है, 0.05 है, या फिर 0.01, कितना एरर है ये चीज बताता है, क्लियर है बात, ठीक है, और लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो पी वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, ये बात किसकी करता है, पी वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, पी वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी
मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है जो मेरी नल हाइपोथेसिस होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरी नल हाइपोथेसिस है वो सही होगी या फिर गलत होगी, तो ये बताता है। ठीक है, अब पी देखो, हम ये जब इसकी बात करते हैं अल्फा लेवल की, तो हम लोग यहाँ से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ये जो 5% और 1%, इससे हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम पी वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है ना, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, टी टेस्ट मतलब टी टेबल यहाँ पे देखते हैं। अब ये टी टेबल आपकी जो कोई भी रिसर्च बुक होगी वहां पे आप जाके देखना, पीछे एक टी टेबल दे रखा होगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग को देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये अल्फा लेवल और पी वैल्यू में दोनों में डिफरेंस यही है। जब अल्फा लेवल की बात करते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं एरर को, मतलब कितना एरर है हम ये देखते हैं वहां पे। लेकिन जब हम पी वैल्यू में बात करते हैं तो वहां पे बात करते हैं कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें या फिर एक्सेप्ट कर लें। क्लियर बात, तो ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है आपकी, ये देख लो नेक्स्ट, इसको अभी बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे मैं खुद से इसको बनाती हूँ। ये आपका एनपीसी वाला कर्व है। ठीक है, जहां पे पी देखो, ये जो पी वैल्यू होती है यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, ये इधर जो ये पी वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब किसी भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या नल हाइपोथेसिस को ट्रू या फिर मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताई जाती है कि कितना ज्यादा ये ट्रू हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, इसकी बात ये करता है। ठीक है, अब इसमें ये देखो एक चीज यहाँ पे जो आपका ये होता है, अगर जो ये पी की वैल्यू है, इधर आओ, ये जो पी की वैल्यू है, ठीक है, अगर आपकी ग्रेटर अल्फा है, ठीक है, ग्रेटर देन अल्फा, ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, ये आपका होता है एक्सेप्टेंस रीजन। ये जो रीजन होता है वो कौन सा रीजन होता है, मतलब सॉरी, यहाँ पे जब अगर पी जो होता है, पी का जो वैल्यू होता है अगर ग्रेटर देन अल्फा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल टू रिजेक्ट, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्लियर है बात। और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो पी की वैल्यू होती है, इस केस में पी की वैल्यू जो होती है वो लेस देन अल्फा होती है। जो पी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन अल्फा होती है। पी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, लेस देन अल्फा होती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। और यहाँ पे फेल टू रिजेक्ट, अगर पी की वैल्यू जो वैल्यू है आपकी, है ना, जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, अगर आपकी ग्रेटर देन अल्फा, सॉरी वो हाँ अल्फा ग्रेटर देन अल्फा है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, उस केस में जो होगा आपका जो रिजल्ट, जो नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फेल्स टू रिजेक्ट। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं, जब अगर पी की वैल्यू आपकी लेस देन अल्फा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें, ये याद होना चाहिए। ये जो आपका रीजन है, ये जो शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है, इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल रीजन। ठीक है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे एक चीज और देख लो, ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद एक चीज और आती है, अब हमने ये सारी चीजों को देख लिया, उसके बाद हमको क्या करना होता है, डिसीजन को मेक करना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीसरा जो स्टेप होता है यहाँ पे आता है आपका डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में अगर हम बात करते हैं तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, समझना यहाँ पे, या ये जो मैं लिख रही हूँ डिसीजन मेकिंग वाला, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, एक मिनट बस, इधर आ जाओ। अगर आप देखो पहला क्या है यहाँ पे, ठीक है, पहला ये है कि अगर जो आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो ट्रू है, अगर जो आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो ट्रू है, ठीक है, और नल हाइपोथेसिस, सॉरी, ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहला ये आता है।
दूसरे केस में क्या आता है, दूसरे केस में क्या आता है, आपका जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो ट्रू है, ठीक है, हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, और उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, अपनी कॉपी में पूरा लिखना, ठीक है, अगर जो आपका हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। चौथा केस आता है, आपका जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, लेकिन उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बात समझ में आई, हम चार डिसीजन में, ये डिसीजन मेक है आपके, ठीक है, डिसीजन मेकिंग है। अगर जो आपका हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पहला केस, ठीक है, और दूसरा है अगर नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है और इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरा केस। तीसरा केस ये है अगर नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है और इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और चौथा है अगर नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये चार डिसीजन मेकिंग है। अब आगे देखो ये चार डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है। देखो अगर आपका ये चीज है, ठीक है, ये अगर यहाँ पे क्या हुआ, जब इसकी बात करते हैं, जैसे हाइपोथेसिस, अब नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कैसा डिसीजन होगा हमारा, ये करेक्ट डिसीजन होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये क्या होगा, करेक्ट डिसीजन होगा, ठीक। और उसी जगह अगर हम बात करें, हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो ये डिसीजन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर हाइपोथेसिस हमारा अगर फॉल्स है और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई, समझ में आई ये चीज। अब आज जो नेक्स्ट, और इसमें क्या बोल रहा है, ये जो हमारा ये होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 एरर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या होती है, जब नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग डिसीजन है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग डिसीजन है, दैट इज द टाइप 1 एरर, ठीक है। और दूसरा क्या है, टाइप 2 एरर, जब नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स होता है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये क्या है, हमारा रॉन्ग डिसीजन, तो ये क्या है, टाइप 2 एरर है। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये दो बातें समझ में आई। अब तीसरी बात यहीं पे और समझो, तीसरी बात ये है, इसमें से करते हैं, ठीक है, तीसरी बात ये है कि, एक मिनट, कोई इसको, टाइप 3 हो गया ये जो टाइप 1 एरर होता है ना, ये जो टाइप 1 एरर है, ठीक है, ये जो टाइप 1 एरर है इसको ही हम लोग बोलते हैं 1 माइनस अल्फा। क्या बोलते हैं, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। 1 माइनस अल्फा कहने का मतलब क्या है, मतलब ये जो आपका 1 माइनस अल्फा होता है ना, मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, ठीक है, इसे 1 माइनस अल्फा मतलब इसे हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने गलत लिखा है, सही लिखा, रुको मैं देख रही हूँ, टाइप 1 एरर का है ना, रुको रुको रुको, ये अल्फा होता है, ये 1 माइनस अल्फा होता है। एक मिनट रुको, मैंने गड़बड़ लिख दिया, रुको मैं देख रही हूँ, रुको। ये टाइप 2 जो होता है, ये भी स्टार्ट, ये 1 माइनस बीटा होता है, रुको मैं इसे लिख लूँ, मैं 1 माइनस बीटा हो गया, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। और ये जो होता है, डिसीजन करेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ, ये ऑफ टेस्ट जो होता है आपका, ये मैंने गड़बड़ लिखा, रुको एक मिनट, मैं इसे सही कर लूँ, रुको रुको रुको, ये गड़बड़ है, ऐसे नहीं है, 2 मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने, रुको। अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब ये करेक्ट है, तो ये होता है 1 माइनस अल्फा, ये होता है 1 माइनस अल्फा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, फॉल्स है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं,
तो ये होता है आपका 1 माइनस बीटा, तो ये क्या होता है हमारा 1 माइनस बीटा। ठीक है, इसी 1 माइनस बीटा को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट मैं अभी बता रही हूँ होता क्या है। ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, और ये क्या है आपका बीटा। ठीक है, मतलब जो आपका देखो, हाँ ये सही है, जो आपका ये होता है जो टाइप 2 एरर होती है वो बीटा, उसे बीटा भी एरर बोलते हैं, और जो टाइप 1 एरर होती है उसे अल्फा एरर भी बोलते हैं। ठीक है, जो टाइप 2 एरर होती है उसे बीटा एरर भी बोलते हैं, और टाइप 1 जो होती है, हाँ ठीक है, सही है सही है सही है। ये आपका अल्फा एरर भी होता है जो टाइप 1 एरर है, और जो ये आपका टाइप 2 एरर होता है वो बीटा एरर भी होता है। ठीक, अब देखो इसमें दो चीजें समझने वाली है। दो चीजें ये समझने वाली है कि सबसे पहली बात जो यार मैंने ये लिखा है जो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, 1 माइनस अल्फा कब होगा, जब आपका हाइपोथेसिस ट्रू है ना, जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमारा करेक्ट डिसीजन है। ठीक है, ये क्या है हमारा करेक्ट डिसीजन है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, सिमिलर ये क्या है कॉन्फिडेंस, मतलब करस्पॉन्ड टू द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो इसको। ठीक है, उसी जगह अगर हम जब बात करते हैं 1 माइनस बीटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट कहने का मतलब क्या होता है, मतलब पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट बोलते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि is the probability that the test will correctly reject a false null hypothesis। मतलब ये है कि ये मतलब ये आइडेंटिफाई करता है कि अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो उसको वो रिजेक्ट कर पाए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है कि इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि टेस्ट विल करेक्टली रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है उसको ये रिजेक्ट कर पाए। ठीक है, जो एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बात ये करता है। मतलब सिंपल से अगर लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, पावर ऑफ टेस्ट कहने का मतलब है इसके पास वो पावर होती है कि वो जो नल हाइपोथेसिस गलत है उसको ये रिजेक्ट कर पाए। मैंने सिंपल से लैंग्वेज में इसको बता दिया। ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस गलत है उसको ये रिजेक्ट कर पाए, ये वाली चीज होती है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये 1 माइनस बीटा क्या होता है, पावर ऑफ द टेस्ट होता है। 1 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। ये कब होता है, जब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ट्रू होता है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तब होता है जब हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट फॉल्स होता है और उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आई, उम्मीद करती हूँ यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका, दो चीजें और लिखो यहाँ पे, एक टेबल ये जो है ये भी देख लो यहाँ पे। ये देखो ये नल हाइपोथेसिस है यहाँ पे। ठीक है, ये जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, हम नल हाइपोथेसिस टाइप 1 एरर में हम क्या करते हैं, टाइप 1 एरर में हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, कब नल हाइपोथेसिस करेंगे, जो नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू होगी और उसको हम क्या कर देंगे, मतलब गलत प्रूफ कर देंगे। तो ये वाली चीज है। ठीक है, ये मैंने ऐसे पिक्चर लगा दिया था। ठीक है, इसको अगर यहाँ से याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि टाइप 1 एरर क्या है और टाइप 2 एरर क्या है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर से आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि अगर टाइप 1 एरर कहने का मतलब क्या है, जो हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और टाइप 2 एरर जब नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। अब बात कर, देखो दो चीजें होती हैं एक और, एक होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, एक होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, एक होती है टैबुलेटेड वैल्यू। ठीक है, अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू है क्या, इधर आ जाओ, यहीं पे टेबल बनाया था। ये सब क्या है, ये क्या है, हमारी टैबुलेटेड वैल्यू है, जिसे हम लोग क्रिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये जो हमारी, अगर पहला इसमें ये है, अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाए, पहला केस। ठीक है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस केस में जो नल हाइपोथेसिस है हमारा, इस केस में जो नल हाइपोथेसिस होगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे।
क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। उसी जगह अगर जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगा टेबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है, तो यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस होगा उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू वो है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टैबुलेटेड वैल्यू वो है जो हम लोगों ने पीछे 1.96 और 2.58 वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट के लिए देखा है, ठीक है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टेबुलेट, कई सारे आपको डेटा दे देंगे, फिर पूछते हैं कहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, कहाँ पे रिजेक्ट होगा, ऐसे करके आता है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस को हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये भी आता है कि नल हाइपोथेसिस को टू टेल टेस्ट का हमारा वैल्यू अलग है, वन टेल टेस्ट का वैल्यू अलग है, तो हम आगे भी बात करेंगे वहां पे, ठीक है। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू नल आपकी लेस देन है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतनी बातें समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे दे रखा हुआ है आपकी जो अल्फा की वैल्यू, मतलब अल्फा है वो कितना दे रखा है, 0.05 दे रखा है, दे रखा हुआ है 0.05 दे रखा है। हमें अगर हम टू टेल टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, हम सबसे पहले टू टेल टेस्ट में बात करते हैं, टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट दोनों की एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। 0.05, ठीक है, तो 0.05 लेवल पे, ठीक है, 0.05 लेवल पे टू टेल टेस्ट की वैल्यू क्या है? अगर 0.05 लेवल पे देखें तो टू टेल टेस्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.96 होती है, 1.96, और इसकी कितनी होती है, वन टेल टेस्ट की 1.64। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये याद ही होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, जीरो, ये हमारी कैसी वैल्यू, टैबुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, एट 0.05 लेवल। लेकिन जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, मान लेते हैं वो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी है, 1.65 है, 1.65 है, ठीक। तो ये बताओ यहाँ पे इस केस में, पहले केस में, इस वाले केस में, कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है या फिर ज्यादा है। तो क्या है यहाँ पे, अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से क्या है, कम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू अगर हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से कम होगी तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं हमारे आपके, ठीक है। अब इधर वाले से करो, कैलकुलेटेड वैल्यू 1.65 है, मतलब टू टेल टेस्ट पे जो हमारा नल हाइपोथेसिस है एट 0.05 लेवल, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन जब हम वन टेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एट 0.05 लेवल, ठीक है, तो वहां पे कितनी वैल्यू है इसकी, टेबुलेटेड वैल्यू 1.64 है, और ये कितना है, 1.65 है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से, है ना। तो इस केस में जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई है ना, ये बातें क्लियर हुई, ठीक। अब आ जाओ जरा सा कुछ और, मैं यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे एक चार्ट बना लो ऐसा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, वन टेल टेस्ट, है ना, और ये क्या है, टू टेल टेस्ट। मैंने ये चीज कल भी आपको बता दी थी कि जो रिसर्चर होते हैं वो 0.05 लेवल को ज्यादा लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है, ये मैंने कल ही बता दिया था आपको, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे कि जैसे आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, मान लेते हैं जो कैलकुलेटेड वैल्यू है पहले केस में, वो हम लोग, ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, पहले केस में क्या लेते हैं, 1.65 ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरे केस में क्या ले रहे हैं, 1.63, फिर हम क्या ले रहे हैं, 1.94, फिर हम क्या ले रहे हैं, 1.98। क्लियर है बात, बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं वन टेल टेस्ट की, 0.05 लेवल पे ही है, ठीक है, 0.05 लेवल पे ही है, ठीक है, वन टेल टेस्ट पे ही, सॉरी हाँ 0.05 लेवल पे है। तो यहाँ पे देखो ये कितना है, वन टेल टेस्ट पे 1.64, यहाँ पे कितना है, 1.96, ठीक है। यहीं से मेरा कंक्लूजन अभी निकलेगा, आगे बताते हैं अभी क्या आएगा यहाँ से।
ठीक है। अगर हम पहले की बात करते हैं 1.65 की, तो यहाँ पे बताओ कैलकुलेटेड इससे वन टेल टेस्ट पे ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। ये 6.5 है, 6.4 है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसे क्रॉस बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब बात करेंगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, लेस है, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, ये 6.3 है, ये 6.4 है, तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस फिर से एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि लेस देन है, क्योंकि लेस देन है। क्लियर है, इधर आ जाओ, ये 1.94 है, ये 1.64 है, तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अगर ये 1.94 है, ये कितना 1.96 है, तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है, 1.94 है, हाँ ठीक है। ये 1.98 है, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। और ये 1.98 है, ये क्या है 1.96 है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये नहीं आई, अपने आप से अपनी कॉपी में कैलकुलेट करना। ठीक है, ये अपने आप से अपनी कॉपी में कैलकुलेट करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्वेश्चंस करोगे पीवाईक्यू तो देखोगे वहां पे। ठीक, अब मैंने ये चीज आपको क्यों समझाई है, तो हर चीज जगह आप क्या ये देख रहे हो, अगर हर जगह हम देखें, क्या आप देख रहे हो कि जो हमारा ये रीजन, रुको मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। इधर आ जाओ, मैं प्रोबेबिलिटी का कर्व बनाती हूँ। ठीक है, एनपीसी वाला, एनपीसी के थ्रू समझो इसको, तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा जो मैं बताना चाह रही हूँ, जिससे क्वेश्चन आता है। ये टू टेल टेस्ट है, समझना बात को। ठीक है, ये टू टेल टेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपका होता है, ये क्या है आपका, यहाँ कहीं पे 1.96 है, ये क्या है 1.96। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है आपका, है ना, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये एक्सेप्टेड रीजन है। ये कौन सा रीजन है, एक्सेप्टेड रीजन है। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, एक्सेप्टेड रीजन है। ठीक है, ये टू टेल टेस्ट के लिए है, समझना, ये टू टेल टेस्ट के लिए है। ठीक है, और ये जो रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक है, ये कौन सा रीजन होगा, ये रिजेक्टेड रीजन होता है, मतलब नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अब देखो टू टेल टेस्ट को जब हमने बनाया था, तो हमने बताया था ना कि ये दोनों तरफ, इसका जो टेल होता है वो दोनों तरफ होता है। ठीक है, एक ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, ये होता है, ये मैंने पहले ही आपको समझाया था, एक ये होता है। लेकिन जब हम वन टेल टेस्ट की बात करते हैं, तो या तो ये बिलो होता है या तो ये अबव होता है। ठीक है, या तो ये बिलो होगा, मतलब या तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, या तो ये क्या है, अबव है, ठीक है, अबव द मीन, और या तो ये बिलो द, ये मिक्स हो गया, वैसे ऐसे ही होता है। ठीक है, या तो ये बिलो द मीन होगा, ठीक है, या तो ये बिलो द मीन होगा। इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे ये टू टेल टेस्ट है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, वन टेल टेस्ट, ये क्या है अबव द मीन, ये क्या है अबव द मीन, ये क्या है बिलो द मीन, ये क्या है बिलो द मीन। क्लियर है बात, लेकिन आपने यहाँ पे, अच्छा चलो आगे मैं बताती हूँ, ये चीज समझ में आई ना, ये बिलो द अबव द मीन जो मैंने बताया है ना, मतलब देखो ऐसे समझो, ये बिलो अबो कहते कैसे हैं, ये आपका मीन है। ठीक है, अगर हम इस रीजन, ये आपका क्या है 1 सिग्मा है। ठीक है, ये क्या है, ये भी 1 सिग्मा, ये माइनस का 1 सिग्मा है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कर लो, ठीक है, अगर हम इधर जाते हैं इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, तो हम क्या जा रहे हैं, अबव द मीन जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो क्या होता है, बिलो द मीन जा रहा है। ये क्या है, दिस इज द मीन। ठीक है, ये क्या है, हमारा मीन है, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, आ गया। ठीक, ये हमारा क्या है, एक्सेप्टेड रीजन है। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू 1.96 है, ये क्या है 1.96 है। ठीक है, मतलब क्या है, यहां से अगर वैल्यू ज्यादा जाएगी, ठीक है, इधर 1.96 से ज्यादा जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को
रिजेक्ट कर देंगे। अगर 1.96 के अंदर रहेगी तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 1.96 से ज्यादा थी, 1.98 था, तो हमने क्या किया था, नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। ठीक, अब हम बात करते हैं वन टेल टेस्ट की। ठीक है, जब हम वन टेल टेस्ट की बात करते हैं, इसी में मैं बता रही हूँ, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, उम्मीद कर इसको समझना, मैं ऐसे बना रही हूँ, बहुत इतना फिगर अच्छा नहीं बनाया, लेकिन समझ जाओ बस ये है। ठीक है, जब इसकी बात करते हैं, ये आपका है वन टेल टेस्ट। ठीक है, ये वन टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वन टेल टेस्ट की। अब देखो वन टेल टेस्ट कहने का मतलब क्या है, हमारी वैल्यू क्या होती है 0.05 लेवल पे 1.64 होती है, तो 1.64 कहने का मतलब क्या है, यहीं कहीं आएगी 1.64। ठीक है, यहीं कहीं पे आएगी 1.64, मतलब ऐसे देखो, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये डॉट डॉट से मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताओ, अगर देखो, अगर मैं बोलूं ये वाला जो रीजन, जैसे यहाँ पे हमने ये बोला कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो क्या है, 1.64 है, ये वाला जो रीजन है वो क्या है, 1.64 है ना। तो इतना जो रीजन है, ये जो इतना रीजन है वो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्टेड रीजन होगा। और ये वाला जो रीजन होगा, ये इधर वाला, ये पूरा जो रीजन होगा वो क्या होगा, रिजेक्टेड रीजन होगा। वो क्या होगा यहाँ पे, वो रिजेक्टेड रीजन होगा, यही मतलब हुआ ना। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे जो वन टेल टेस्ट होता है, वहां पे हम खाली या तो इधर वाला पार्ट ले लें, है ना, या तो हम इधर वाला पार्ट ले लें, इधर वाला पार्ट ले लें, या तो हम इधर वाला पार्ट ले लें। ठीक है, इधर वाला मतलब अबव द मीन ले सकते हैं, या फिर हम बिलो द मीन ले सकते हैं, जैसे हमने फिगर में ये बताया। ठीक है, या तो अबव द मीन ले सकते हैं, या तो बिलो द मीन ले सकते हैं। इसी वजह से जो आपका ये होता है, देखो इसी वजह से ये वाला जो होता है ना, ये क्या होता है यहाँ पे आपका, जब हम किसकी बात करते हैं, टू टेल टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, टू टेल टेस्ट में क्या होता है, जो 5% का एरिया होता है, ये जो 5% का एरिया होता है वो 2.5% पे बढ़ जाता है, मतलब 2.5% इधर आ जाता है और 2.5% इधर आ जाता है, इसी वजह से ये होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी वन टेल टेस्ट की, तो वन टेल टेस्ट की कहने का मतलब क्या है, जो 5% एरिया है वो या तो अबव द मीन रिजेक्ट होगा, या तो बिलो द मीन रिजेक्ट होगा, या तो बिलो द मतलब या तो इधर की तरफ 5% एरिया रिजेक्ट हो जाएगा, या तो इधर रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, 2.5% इधर रिजेक्ट हो जाता है, 2.5% इधर रिजेक्ट हो जाता है। क्लियर है बात, तो ये चीज है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, यही चीज यहाँ पे है, या तो देखो यहाँ पे जब हम वन टू टेल की बात करते तो कर रहे थे, तो क्या था, हमारा ये पोर्शन रिजेक्ट 2.5% इधर रिजेक्ट हो रहा था और 2.5% इधर रिजेक्ट हो रहा था। लेकिन जब हम वन टेल टेस्ट की बात करेंगे तो हमारा 5% चाहे इधर का रिजेक्ट हो जाए चाहे इधर का रिजेक्ट हो, तो ये कहने का मतलब है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है, यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखो, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे एक ये पॉइंट आपको समझाना चाह रही थी। हाँ, कंक्लूजन ये निकल के आता है, जो आपका अगर मान लेते जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है, जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है, सिग्निफिकेंस लेवल है, अगर वो 95% से 95% से ठीक है टू 99% जाएगा, टू 99% जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस, अगर सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, अगर जो सिग्निफिकेंस लेवल है 99% से आपका 95% पे जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब ये है कि ये दूसरा ये है कि टाइप 1 और टाइप 2 कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। अगर 95% से 99% की तरफ जाएगा, है ना, देखो 95% क्या है आपका, ये है, और 99% क्या है आपका, ये है, सॉरी ये दोनों ही क्या मैं बोल रही हूँ, ये 95% पे ही है आपका। ठीक है, इधर आ जाओ, ये अगर 95% से 99% की तरफ जाएगा, है ना, 95% से 99% की तरफ जाएगा, जो टाइप 2 एरर होगी आपकी, जो टाइप 2 एरर होगी वो क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, टाइप 2 एरर यहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जो टाइप 1 एरर है, और जो टाइप 1 एरर है वो क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है बात। सिमिलरली अगर 99% से आपका इधर जाएगा 95%, अभी मैं इसे करके बता रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो टाइप 2 एरर होगी आपकी, ठीक है, टाइप 2 एरर होगी वो क्या करेगी, यहाँ पे आपकी डिक्रीज करेगी, और टाइप 1 एरर जो होगी वो आपकी इंक्रीज करेगी यहाँ पे।
क्लियर है? ये आपको याद करो, इसको समझ लो। देखो मतलब ये है सिंपल सा, यहाँ पे कहीं आपका 95% है, यहाँ पे कहीं आपका 95% है, ये कहीं 99% होगा। अगर आपका 95% पे, अगर आपका 95% पे, ठीक है, यहाँ पे जो 95% है, कोई चीज जैसे मतलब 95 से अगर 99% की तरफ जा रहा है ना, तो क्या होगा आपका टाइप 2 एरर इंक्रीज करेगी और टाइप 1 एरर डिक्रीज करेगी। और अगर इधर 99 से 95% की तरफ जा रहा है तो टाइप 2 एरर डिक्रीज करेगी, टाइप 1 एरर इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? मतलब कह सकते हो जो टाइप 1 एरर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है आपके टाइप 2 एरर के। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसके अलावा ये चीजें समझ में आई? आगे आ जाओ, यहाँ पे एक चीज और है, जो टू टेल टेस्ट होता है। ठीक है, जो टू टेल टेस्ट है आपका, टू टेल टेस्ट है, इज एप्रोप्रिएट, इज appropriate if you want to determine, if you want to determine, if you want to determine if there is, determine if there is any difference, any difference between the group, between the group you are comparing, you are comparing, ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, you are comparing मतलब क्या है, अगर जो टू टेल टेस्ट कब अप्रोप्रिएट होगा, टू टेल टेस्ट तभी अप्रोप्रिएट होगा जब आपको डिटरमाइन करना हो कोई भी, मतलब दो जो ग्रुप है जिनके बीच में आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो, उनके बीच में अगर आपको डिफरेंस निकालना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू टेल टेस्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको टाइप 1 सॉरी वन टेल टेस्ट की यूज करना है, जो वन टेल है वो अप्रोप्रिएट कब होगा, वो अप्रोप्रिएट होगा इफ यू वांट टू फाइंड, if you want to find, if you want to determine, sorry find क्या करोगे, determine, if you want to determine, determine if there is a, if there is difference between group in specific direction। ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अगर आप देखो, मैं ऐसा समझा रही हूँ आपको, समझो, अगर आपको टू टेल टेस्ट का यूज करना है, ठीक है, टू टेल टेस्ट कब यूज करोगे, जब आपको दो ग्रुप के बीच का सिर्फ डिफरेंस देखना हो। ठीक है, दो ग्रुप के बीच का डिफरेंस देखना हो। ठीक, वन टेल का टेस्ट आप कब यूज करोगे, जब आप दोनों ग्रुप का जो डिफरेंस देखना तो चाहते हो लेकिन किसी डायरेक्शन में देखना चाहते हो, मतलब बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट को तो देखना चाहते हो, बच्चे की करंट और एकेडमिक अचीवमेंट को देखना तो चाहते हो, लेकिन वो हाईली पॉजिटिव है या फिर हाईली नेगेटिव। जो हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव है वो ये बताता है कि वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर किसी डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टडी करना चाहते हो तो वन टेल टेस्ट का यूज करोगे। अगर आप सिर्फ कंपेरिजन करना चाह रहे हो तो टू टेल टेस्ट का स्टडी करोगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, और एक मिनट, दूसरी बात है, यहां पे आ जाओ। अब देखो, एक ये बनाओ, क्या बोलते हैं इसको, ये है आपका टू टेल टेस्ट, ये है आपका वन टेल टेस्ट। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज लिख रही हूँ आपकी टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट की। ये टू टेल टेस्ट हम कहाँ पे देख रहे हैं, ये टू टेल टेस्ट, इसको सही से समझना, जो अभी हमने लोगों ने रिजेक्शन वाली ये 99.5 ये वाला जो समझा है ना, यहीं से समझना इसको। देखो ये क्या है, 0.05 लेवल पे, मतलब 95% पे, ये क्या है 0.01 लेवल पे, मतलब 99% पे।
ठीक है। अगर हम टू टेल टेस्ट की बात करते हैं 95% पे इसकी वैल्यू क्या है 1.96 है, और इसकी वैल्यू क्या है वन टेल टेस्ट की हमारी 2.58 है। एक मिनट को, हाँ सही है, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू करिए कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू है लाइक आपकी 1.97 हो गई है ना, 2.57 हो गई, 1.95 हो गई है ना, 2.59 हो गई, ठीक है, 2.59 हो गई, ठीक है। एक मिनट को जरा सा, एक मिनट ना, 1.96 हो गई और 2.58 हो गई, ठीक है। अब देखो अब देखो जो अभी हम लोगों ने पीछे यहाँ पे कंसेप्ट सीखा था, इधर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे सीखा था ना कि क्रिटिकल वैल्यू लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे सीखी थी ना। अब यहाँ पे देखो अप्लाई करो, इधर आओ। अगर हम टू टेल टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, 1. हाँ क्या है ये, इधर आओ, 1.97 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है ये 1.96 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा क्रिटिकल सॉरी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है ज्यादा है ना इससे, तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर देंगे यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे तो नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना, हमने कैलकुलेटेड वैल्यू और ये टेबुलेटेड वैल्यू का कंसेप्ट पीछे देखा ना। अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है टेबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है, अगर आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। क्लियर है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब देखो ये 2.57 है, तो यहाँ पे क्या है ये ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप रिजेक्ट कर दोगे। और यहाँ पे 2.57 है, 2.58 है, यहाँ पे आप क्या कर लोगे एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1.95 इससे ये कम है, यहाँ पे आप क्या कर लोगे एक्सेप्ट कर लोगे। इससे भी ये कम है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर लोगे ये एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पे आ जाओ 2.59, तो यहाँ पे भी ये क्या है रिजेक्ट कर दोगे, ज्यादा है ना, यहाँ पे भी क्या है ये रिजेक्ट कर दोगे, ठीक। अब ये जो है आपका ये क्या है 95% और ये क्या है आपका 99% है ना, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे दो चीजें लिखी। अगर 95% से 99% की तरफ जाते हो, ठीक है, और 99% से अगर 95% की तरफ जाते हो, ठीक है, समझ रहे हो बात, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है टाइप 2 एरर जो है वो आपका इंक्रीज करता है और टाइप 1 एरर आपका डिक्रीज करता है। टाइप 1 एरर कहने का मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और जो टाइप 2 एरर है उसका का मतलब क्या है, जो नल हाइपोथेसिस है आपका फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये 95% पे अगर रिजेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो 95 पे अगर रिजेक्ट हो रहा है तो 99% पे क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। 95% पे 99% पे क्या हो जाएगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू 99% पे, ठीक है, अगर कोई वैल्यू 99% पे रिजेक्ट हो रही है तो वो आपकी 95% पे भी रिजेक्ट ही होगी, ध्यान रखना। अगर 95% पे कोई वैल्यू रिजेक्ट हो रही है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो 99% पे एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन अगर वो 99% पे रिजेक्ट हो रही है तो ये क्या, इसको ये जो 99% लेवल होता है ना इसे रिग्रेस पावर सॉरी रिग्रेस करके भी एक वर्ड आता है, वो भी इसको बोला जाता है। हाँ रिग्रेस बोलते हैं, 0.01 को रिग्रेस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ये स्टिक हो जाता है एक वैल्यू पे, एक ही चांस होता है ना, इस वजह से। अगर कोई वैल्यू 99% पे रिजेक्ट है दैट मीन्स वो 95% पे 100% वो रिजेक्ट होगी ही होगी, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब इसका सिर्फ यही था यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आई, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे मैं चीज को आपको समझाना चाह रही थी, ठीक है। इसके बाद क्या है रुको हमने देख लो, ये चीजें हो गई है, 95% वाला हो गया। अच्छा ये चीज देख लो, एक और पॉइंट है यहाँ पे, रुको यहीं पे बता दो। यहाँ पे जो होता है
पॉइंट लिख लो ये चीज। हम जो टाइप 1 एरर है, ठीक है, एक मिनट, रिग्रेस जो लेवल है आपका, अल्फा लेवल का जो लाइक्लीहुड है, ठीक है, ऑफ अ टाइप 1 एरर का, देखो यहाँ पे सिर्फ सिंपल से एक चीज समझ लो कि जो हम पहला पॉइंट, वी कैन रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ अ, ये लैंग्वेज आपकी पूछी गई है, लाइक्लीहुड ऑफ अ टाइप 1 एरर, ठीक है, ठीक है, हम लाइक्लीहुड ऑफ अ टाइप 1 एरर को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द सिग्निफिकेंस लेवल टू मोर रिग्रेस। मगर अगर हम सिग्निफिकेंस लेवल को जीरो, मतलब, और मोर रिग्रेस लेवल कहने का मतलब है 0.01 पे ले जाकर के अगर रिग्रेस कर देते हैं तो टाइप 1 एरर को हम क्या कर, टाइप 1 एरर की लाइक्लीहुड को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइप 2 एरर जो हो जाएगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, जो बात मैंने पहले बताई, ठीक है। उसी जगह ये जो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर होता है, यहाँ पे देखो मैंने बताया आपको, टाइप 1 एरर और जो टाइप 2 एरर होता है वो कैसे होता है, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको टाइप 1 एरर का जो लाइक्लीहुड है उसको रिड्यूस कराना है तो आप क्या करो, इसको क्या, मोर रिग्रेस, मतलब रिग्रेस की तरफ लेके चले जाओ, जिससे क्या होगा, टाइप 2 एरर आपका इंक्रीज कर जाएगा, ये कहने का यहाँ पे मतलब है, ठीक है। एप्रोप्रिएट वाली चीज हम लोगों ने देख ली है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक पॉइंट और ये चीज रह जाता है, नेक्स्ट रुको, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर हो गया आपका। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक, मैं सिर्फ पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे मैंने चार्ट भी यहाँ पे लगाया हुआ है, ये वाला, कि इसमें ये देखो, इस चार्ट में सिर्फ यही पूछा जाता है कि कौन सा आपका पैरामीट्रिक में आता है, कौन सा आपका नॉन पैरामीट्रिक में आता है, ठीक है। तो इसमें मैंने चार्ट भी यहाँ पे लगाया हुआ है। देखो अगर हम पैरामीट्रिक की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट का, ठीक है, तो ये कैसा होता है, पैरामीट्रिक जो टेस्ट होता है, यहाँ पे एक इंटरवल स्केल, यहाँ पे इंटरवल स्केल, और कौन सी स्केल आती है आपकी, रेशियो स्केल, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, इंटरवल स्केल, और ये मैंने शायद टेलीग्राम पे इसका डिफरेंस शेयर किया है, शायद मुझे ध्यान है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है आपका, नॉन पैरामीट्रिक में नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल आता है, ये पूछा जाता है आपका, ठीक है, दो स्केल्स यहाँ पे आती हैं, ठीक है। यहाँ पे एजम्पशंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं। ये कैसा होता है, एजम्पशन फ्री होता है, ये कैसा होता है, एजम्पशन फ्री होता है, ठीक है, मतलब कोई भी एजम्पशन, मतलब एजम्पशन नहीं होते हैं यहाँ पे, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, ये कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, क्लियर बात। नॉमिनल और ऑर्डिनल आ गया, मतलब इस केस में नॉन पैरामीट्रिक में हमें कोई भी एजम्पशंस नहीं होते हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है आपसे कि, एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या है, जैसे ये एजम्पशंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एजम्पशंस कौन कौन से हैं वो देख लो। एजम्पशंस में आपका क्या क्या आता है, पहला एजम्पशन ये आता है, जो सैंपल साइज होना चाहिए इज ग्रेटर देन 30, सैंपल साइज शुड बी ग्रेटर देन 30, ये पहला एजम्पशन है, ठीक है। दूसरा एजम्पशन ये है, जो डेटा हो वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जो डेटा हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्लियर है जी, ठीक है। तीसरी बात बोलता है, सैंपल जो हो वो रैंडमली सेलेक्टेड हो, सैंपल जो हो सैंपल इज सेलेक्टेड रैंडमली, तीसरी बात ये बोलता है, ठीक है। और चौथी बात ये होता है, अ, ये मैंने इंटरवल और रेशियो स्केल वाली चीज तो आपको बता ही दी है, ठीक है, ये हो गया, एक्सप्रेस इन नॉमिनल फॉर्म, कैटेगरीज वेरिएबल, ठीक है, ये चीजें भी बता दी है। एक मिनट को जरा सा मैं देखूं कौन से पॉइंट
क्योंकि वेरिएबल वाली चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का मैंने आपको दिया है, मुझे ध्यान है कि मैंने आपको जो ग्रुप है, ग्रुप पे टेलीग्राम पे, ठीक है, वहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ पे शेयर ही कर दिया था। अब आ जाओ यहाँ पे, ये एक चीज़ देख लो, ये तो भी देखना है। ये आपके कुछ टेस्ट हैं यहाँ पे कि नॉन पैरामेट्रिक में कौन से टेस्ट आते हैं, मतलब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के इक्विवेलेंट कौन कौन से टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भी चार्ट दे दिया, नहीं अब मैं ये आपको वहाँ पे भी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, तो इसको सिर्फ आपको लर्न करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये आती है, ये आप अपने में बना लो कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड है, ये जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइज जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइज है, इफ यस और इफ नो, ठीक है, अगर है या फिर नहीं है, अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सैंपल साइज होगा हमारा, जो सैंपल साइज होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 30 होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, वो 30 होगा, ठीक है। अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो उस केस में, अगर है 30 ग्रेटर देन, ठीक है, यस और नो यहाँ पे भी, ठीक है, यस और नो। अगर है यस तो हम जेड टेस्ट का यूज करेंगे, अगर नो तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टी टेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। टी टेस्ट ही है ना, टी टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक, और यहाँ पे भी आपका टी टेस्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखो, इतना अच्छे से आपको नहीं समझ में आया होगा यहाँ पे, इधर आओ। अब ये देखो, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, यहाँ से समझो। अगर ये पेपर वन में भी आपको काम आएगा, वन सैंपल है, एक सैंपल है या फिर दो सैंपल है, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर वन सैंपल है तो हम लोग टी टेस्ट का यूज करेंगे और जेड टेस्ट का यूज करेंगे। इसको हटा दो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे यस और नो करते करते, यहाँ ही देख लो, समझाने चल रही हूँ। अगर पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर एक सैंपल है तो यहाँ पे हम टी टेस्ट का यूज करेंगे और जेड टेस्ट का यूज करेंगे। जेड टेस्ट का यूज हम कब करते हैं, जब पॉपुलेशन का साइज ग्रेटर देन 30 होता है, और टी टेस्ट का यूज कब करते हैं, जब पॉपुलेशन का साइज लेस देन 30 होता है, ठीक है, 30 से कम होता है। टू सैंपल टेस्ट में आते हैं जब दो सैंपल टेस्ट होते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट सैंपल है, इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं और पेयर्ड सैंपल होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सैंपल में क्या होता है, टू ग्रुप टी टेस्ट का यूज करते हैं, ये पूछे जाते हैं आपके, इंपॉर्टेंट है, और या फिर जेड टेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन अगर पेयर्ड होते हैं तो टी टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह वन सैंपल में अगर बात करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में टू सैंपल में बात करते हैं, वन सैंपल में हम काई स्क्वायर का यूज करते हैं। इन सबको वैसे पूछा नहीं गया है, इसे याद कर सकते हो। इंडिपेंडेंट सैंपल और पेयर्ड सैंपल में, इंडिपेंडेंट सैंपल में भी हम लोग काई का यूज करते हैं, मान वेटनी का यूज करते हैं, मीडियन का यूज करते हैं, कॉल मोग्रोव का यूज करते हैं, साइन का यहाँ पे पेयर्ड में यूज करते हैं, वाल्किसन का यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट वाला जो है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूँ इनको। जैसे टी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर आ जाओ। टी टेस्ट क्या है आपका, जो टी टेस्ट है आपका, ठीक है, ये टी टेस्ट क्या होता है आपका, मतलब ये टी टेस्ट किस में आता है, पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है, ठीक है। अभी आपने देखा ये किस में आता है, पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है, ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है। उसके अलावा टी टेस्ट कहने का मतलब क्या है कि इसका यूज कब करते हैं, जब हमें कंपेयर कराना हो, कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप, ठीक है, दो मतलब इट इज यूज टू कंपेयर द, इट इज यूज टू कंपेयर, इट इज यूज टू कंपेयर, कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप, ठीक है। दो ग्रुप का मीन यूज कर हमें यूज करना कराना हो, उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, टी इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2, पहले ग्रुप का मीन दूसरे ग्रुप का मीन अपॉन स्टैंडर्ड आपका जो एरर होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक, SED ऐसा लिखता है, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड एरर है आपका, ठीक है, उसको आप लोग निकालोगे कैसे, इसको आप लोग एक ऐसे भी लिख के आता है यहाँ पे,
इस तरह भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये दूसरा है, दूसरा नहीं है। ठीक है, मैं सारे फॉर्म्स को लिख दे रही हूँ यहाँ पे, बाय एस स्क्वायर बाय एन। ठीक है, इस तरह इसका हम निकालते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, ये आपका होता है टी टेस्ट। ये किसका फॉर्मूला है? आपका टी टेस्ट का है। ठीक है, मतलब इसका यूज कब करते हैं हम? जब हमें कंपेयर कराना होता है दो मीन्स के, दो ग्रुप है, उनके मीन्स को जब हमें कंपेयर कराना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे ये सिग्मा स्क्वायर है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग जेड टेस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जेड टेस्ट की। जब हम जेड टेस्ट की बात करते हैं तो सैंपल साइज कैसा होना चाहिए? सैंपल जो साइज होना चाहिए वो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। सैंपल साइज कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हमें नोन होना चाहिए जेड टेस्ट में। ठीक है, उसके अलावा जब, अच्छा ये चीज जो मैंने पहले भी बताया था, जेड स्कोर और जेड टेस्ट में कंफ्यूज मत होना। जेड स्कोर का मतलब क्या होता है? आपका x माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड स्कोर होता है। और ये जो जेड टेस्ट होता है ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है। ये भी क्या कैसा होता है? हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, जिसमें जो सैंपल साइज होता है वो ग्रेटर देन हमारा 30 होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ आगे। यहाँ पे ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, कई सारे इसके क्वेश्चंस भी हैं। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। जेड टेस्ट और टी टेस्ट में डिफरेंस देख लो, क्या क्या डिफरेंस होता है जेड टेस्ट और टी टेस्ट। ठीक है, जो जेड टेस्ट होता है वो कैसा होता है आपका? पहला चीज जो होता है ग्रेटर देन 30, मतलब साइज कैसा होना चाहिए? 30 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए? 30 से कम होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 30, स्मॉलर देन 30। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है? जो डेटा हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत बता दिया था क्या? ठीक है, टी टेस्ट में जो सही है, हाँ, डेटा यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और यहाँ पे जो डेटा होता है, ठीक है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, डेटा यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट नहीं होता है। डेटा वॉज नॉट रैंडमली सेलेक्टेड, रैंडमली सेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे रैंडमली सेलेक्टेड नहीं होता है और यहाँ पे डेटा रैंडमली सेलेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके डिफरेंसेस हैं जो आपको याद में रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाओ, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहने का मतलब क्या है? एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब एनोवा। ठीक है, एनोवा का मतलब क्या है? इसको कब हम यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 3 and more इंडिपेंडेंट ग्रुप। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, ये चीज लिख लो, इतनी बात लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यूज टू डिटरमाइन whether there is any significant difference between the means of 3 and more independent group। ध्यान देना, मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है एक तरीके का जो एनोवा है, इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट का। ये एक क्या है? एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे 2 या मोर देन 3, ठीक है, मोर देन 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? एफ रेशियो से निकालते हैं। ठीक है, जिसे एफ रेशियो बोलते हैं। ठीक है, एफ रेशियो बोला जाता है, इज इक्वल्स टू एम एस टी बाय एम एस सी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मीन स्क्वायर। ठीक है, मीन स्क्वायर
मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट ग्रुप, ड्यू टू ट्रीटमेंट ग्रुप। तो ये क्या है, मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर, ठीक है, ड्यू टू एरर, ठीक है। ये जो होता है बिटवीन द ग्रुप होता है, बिटवीन द ग्रुप, अभी आगे और बता रही हूँ इसे। और ये जो होता है वो विद इन द ग्रुप होता है, विद इन द ग्रुप, ठीक है। ये विद इन द ग्रुप होता है, मतलब यहाँ भी जो ट्रीटमेंट होता है वो बिटवीन द वेरिएंस, मतलब वेरिएंस के बिटवीन में दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, विद इन द, जो भी ट्रीटमेंट होगा, मतलब वहां पे हम लोग किस में देते हैं, विद इन में देते हैं, एक में ही देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, इसका मैं फॉर्मूला पूरा लिखती हूँ। इधर आ जाओ, ये है, मैं जो फॉर्मूला आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है, एम एस बिटवीन, बिटवीन द ग्रुप एंड, एक फॉर्मूला आपको ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे आओ, उधर नेक्स्ट में, जैसे ये है आपका एफ रेशियो, तो एफ रेशियो की जो बात कर रहे हैं वो क्या मतलब है, जब हम लोग बात करते हैं विद इन द ग्रुप, ठीक है, विद इन द ग्रुप बात करते हैं, विद इन द ग्रुप। एक मिनट, तो मैं एक चीज जो है वो यहाँ पे वो था, ठीक है। जब हम विद इन द ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो सैम्पलिंग एरर होता है, ठीक है, जो यहाँ पे विद इन द ग्रुप आता है, इसका मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है सैम्पलिंग एरर को इन द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट इज ऑल्सो रिफर टू द एरर वेरिएंस और रेसिडुअल्स, ठीक है। जब बिटवीन ग्रुप की बात करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात करता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी ये जो टेबलेटेड वैल्यू है, ठीक है, जो एफ है, ठीक है, एफ जो है स्टेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू है, ठीक है। अगर लेस देन है आपका टेबल वैल्यू से, ठीक है, टेबल वैल्यू ऑफ एफ से, जो भी टेबल वैल्यू है एफ से, ठीक है, तो उस केस में जो होता है, जो डिफरेंस, डिफरेंस इज टेकन, ठीक है, एज सिग्निफिकेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो होता है, जो नल हाइपोथेसिस होता है वो क्या हो जाता है हमारा, एक्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। और जब यहाँ पे बात करते हैं एफ की जो वैल्यू है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल होती है, आइदर इक्वल, ठीक है, और मोर देन टेबलेटेड वैल्यू, ठीक है। इसको ऐसे मत लिखो, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। रुको, मैं जो चीज़ यहाँ पे बताना चाह रही हूँ इसको पॉइंट में लिख लो। अगर ये जो जब हम बात करते हैं एफ वैल्यू की, तो एफ जो वैल्यू है अगर वो लेस देन होती है, जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ, एफ की वैल्यू लेस देन है, ठीक है, लेस देन द टेबल वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में द डिफरेंस इज टेकन एज इनसिग्निफिकेंट। ये जो डिफरेंस होता है, ठीक है, द डिफरेंस इज टेकन एज इनसिग्निफिकेंट। क्या मतलब है इसका, इनसिग्निफिकेंट,
डिफरेंस इज टेकन एज इनसिग्निफिकेंट। मतलब क्या है इनसिग्निफिकेंट का? दैट इज, इसका मतलब ये है सिंपल सा, ड्यू टू चांस, ड्यू टू चांस and the null hypothesis and the null, ये आप कॉपी में लिख लेना, null hypothesis, due to chance and null hypothesis of no difference, of no difference between sample means, between sample means stands। ठीक है, मतलब ये है कि जो आपका एफ का जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वो कम हो जाता है, ठीक है, तो जो हमारा मतलब जो सैंपल मीन होगा, ठीक है, जो डिफरेंस होगा सैंपल मीन्स का और स्टैंडर्ड्स का बीच में, उसमें कोई भी मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, देयर इज अ नो डिफरेंस। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी चीज आती है, अगर वो इक्वल या फिर ग्रेटर हो जाता है, जो एफ का जो मतलब जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, एफ का, ठीक है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एफ का, अगर वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, आइदर इक्वल और और मोर देन टेबल वैल्यू, मोर देन टेबल वैल्यू, उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है आपका कि द डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे क्या था, डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट था, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस इज टेकन एज सिग्निफिकेंट, डिफरेंस इज टेकन एज सिग्निफिकेंट। इसका सिग्निफिकेंट कहने का मतलब क्या है कि जो सैंपल होगा, सैंपल could not have come from same universe, ठीक है, and accordingly the conclusion may be drawn, accordingly the conclusion may be drawn। ठीक है, तो ये दो चीजें मैं समझाना चाह रही थी। अगर f की वैल्यू लेस देन होगी टेबल वैल्यू ऑफ f से, तो वहां पे क्या होगा, देयर इज अ इनसिग्निफिकेंट, वहां पे सिग्निफिकेंस ये होगा कि ड्यू टू चांसेस एंड द नल हाइपोथेसिस, वहां पे देयर इज मतलब नो डिफरेंस होगा बिटवीन द सैंपल मीन्स एंड स्टैंडर्ड। अगर हम f की वैल्यू इक्वल या फिर मोर देन टेबल वैल्यू से बोले, तो वो क्या होता है, यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब होता है जो सैंपल है वो हमारे सेम यूनिवर्स से नहीं आया है, तो हम जैसे कैलकुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब हम बात करते हैं यहाँ पे, इस जगह पे इधर आओ, यहाँ पे जब हमने बात की थी, किसकी बात की थी, मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट ग्रुप। ठीक है, मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट ग्रुप, जिसे हम लोग बिटवीन द ग्रुप बोल रहे थे। मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, विद इन द ग्रुप, या फिर इसे ही हम लोग विद इन द ग्रुप बोलते हैं, या फिर इसको ही हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मीन स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मीन स्क्वायर भी बोलते हैं, रेसिडुअल मीन स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बिटवीन द ट्रीटमेंट है, मतलब देखो बिटवीन द ट्रीट, जब हम बात करते हैं बिटवीन, ठीक है, बिटवीन की बात करते हैं और विद इन की बात करते हैं, यहाँ पे समझो ये जो बिटवीन है और ये जो विद इन है। ठीक है, बिटवीन कहने का मतलब क्या है, जो भी वेरिएंस होगा, ठीक है, जो भी वेरिएंस होगा वो कैसा होगा, वेरिएंस जो होगा, वेरिएंस बिटवीन ट्रीटमेंट इज रियली मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो मतलब एक्चुअली में उस चीज को डिफरेंस को मेजर कर रही है। ठीक है, इन विद इन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल डिफरेंस होगा बिटवीन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन। मतलब यहाँ पे जो मतलब यहाँ बिटवीन का कहने का मतलब सिंपल सा ऐसे समझो, ठीक है, ये इधर, और विद इन कहने का मतलब है ऐसे, यहाँ पे समझो ये विद इन में है। ठीक है, ये है यहाँ पे इसका मतलब। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम लोग, नेक्स्ट आ जाओ, ये वन वे एनोवा और टू वे एनोवा क्या होता है। ठीक है, लास्ट ही देख लेते हैं, वन वे एनोवा
आज अनोवा का ये कंसेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद बस आपका काई स्क्वायर बचेगा और जो क्वालिटेटिव जो डेटा का रिडक्शन होता है थोड़ा सा पार्ट बस वही बचेगा, ठीक है, और सारी चीजें हो गई हैं। वन वे अनोवा, जब वन वे अनोवा की बात करते हैं, ठीक है, वन वे अनोवा और टू वे अनोवा करके आता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, वन डिपेंडेंट होते हैं, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है। एक इंडिपेंडेंट मतलब इट इज यूज टू टेस्ट फॉर डिफरेंस अमंग द टू और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप। यहाँ पे क्या होते हैं, टू और मोर इंडिपेंडेंट, टू और मोर जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, इंडिपेंडेंट ग्रुप है, उनके बीच का डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, it is ANOVA is used to test for difference among three or more groups since the two group can be covered by the, मतलब सिंपल सा ऐसा समझो, यहाँ पे एक डिपेंडेंट होते हैं, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से ये जो ANOVA का यूज किया जाता है तो वो किस लिए यूज किया जाता है, जब हमें जैसे टी टेस्ट की बात करते हैं ना तो दो ग्रुप लेते हैं, जब मतलब मोर देन जब थ्री ग्रुप्स की बात करते हैं, थ्री और मोर ग्रुप्स, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में अराइजेस इफ वी अप्लाई टी टेस्ट टू कंपेयर मेनी ग्रुप्स, ठीक है, मतलब टी टेस्ट का अगर हम यहाँ पे यूज कर ले तो क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस जो टाइप 1 एरर होता है वो बार बार आने लगता है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी वजह से उस टाइप मतलब वो एरर बार बार रिपीट ना हो, तो इस वजह से हम यहाँ पे वन वे एनोवा का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल क्या है ये, मान लो a researcher want to compare student attitude toward the school on the basics of school types, ठीक है। अब स्कूल के टाइप कौन से हो सकते हैं आपके, एसएससी हो, सीनियर सेकेंडरी हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, आईसीएसई हो सकता है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वन वे अनोवा का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन हो गया, जैसे यहाँ पे लिख लो इसको, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अ रिसर्चर, मैं इसी एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दे रही हूँ वन अनोवा का, ठीक है। wants to compare student attitude towards the school on the basis of school type, ठीक है, स्कूल टाइप। अब ये स्कूल टाइप कौन से हो सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, मान लेते हैं एग्जांपल है, आईसीएसई हो सकता है, ठीक है, आईसीएसई हो सकता है, ठीक, ये चार चीजें। अब इस केस में क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, समझो इस चीज को, एक यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो तीनों, अब ये किस पे डिपेंड करेंगे, ये कैसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इनकी ये तीनों वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन वे अनोवा का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन वे अनोवा इज यूज टू टेस्ट फॉर डिफरेंस इन स्टूडेंट एटीट्यूड टुवर्ड द स्कूल अमंग द थ्री ग्रुप, मतलब तीन ग्रुप है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इनकी जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, उन जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स है उनका एटीट्यूड हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन वे अनोवा का यूज करेंगे, ठीक है। जो हमारा ये अनोवा है, ठीक है, यहाँ पे जो अनोवा है, ठीक है, और ये जो टी टेस्ट है, ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसका फॉर्मूला है आपका एफ इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आता है तो ये एक रिलेशनशिप होता है एफ इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर करके, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वन वे अनोवा वाला भी कंसेप्ट हो गया है, ठीक है। ये हम लोगों ने ये चीजें देख ली हैं, ठीक है। कल मैं आपको ये जो आपका ये जो एनोवा का है, एनोवा का एक न्यूमेरिकल करा दूंगी, पहले आप इतना कंप्लीट कर लो, उस पर एक न्यूमेरिकल करा दूंगी जिससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालना आ जाएगा, ठीक है। एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगी, ठीक है, जो आपका पीवाईक्यू में आया हुआ हो एनोवा का, वो मैं कल आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल उससे कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एनोवा का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, ये इधर आ जाओ, ये एनोवा कंप्लीट हो गया। एक चीज यहाँ पे और देख लो, ये जो टू वे अनोवा है, टू वे अनोवा, ज्यादातर वन वे अनोवा ही पूछा जाता है, ठीक है। ये जो टू वे अनोवा है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट,
ठीक है, यहाँ पे जो रिसर्चर वांट टू स्टडी द इफेक्ट, लिख लो, इफेक्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट और ट्रीटमेंट वेरिएबल। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट वेरिएबल। ठीक है, इसे हम लोग ये क्या होता है, टू वे एनोवा होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द फैक्टोरियल एनोवा, जिसे हम लोग फैक्टोरियल एनोवा भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिसर्चर इफेक्ट को स्टडी करना चाहता है। रिसर्चर यहाँ पे क्या कर रहा था, वो कंपैरिजन करा रहा था। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करना चाह रहा है, इफेक्ट को स्टडी करना चाह रहा है कि जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट वेरिएबल है, दो या दो से ज्यादा, उनके बीच का उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग फैक्टोरियल एनोवा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी एनोवा की हो गई है। अब एनोवा में ये जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली चीज है, ठीक है, वो मैं जब कल एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, उसी में एनोवा को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, तो उसी कंसेप्ट में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जिससे आप समझ पाओगे इस चीज को। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब आपका जो बचता है, इधर आ जाओ, क्या क्या चीजें बचती हैं वो देख लेते हैं। ज्यादा नहीं बची होंगी अब, कल की क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा फॉर श्योर। बस वो एक न्यूमेरिकल से ही आपका देखो। इन्फ्रेंशियल में हम लोगों ने क्या क्या कोरिलेशन देख लिया, टी टेस्ट देख लिया, जेड टेस्ट, एनोवा। अब ये काई स्क्वायर बचा हुआ है, छोटा सा, मतलब छोटा सा क्या है, मतलब इसका बता दूंगी क्या क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब काई स्क्वायर में कौन कौन से फॉर्मुलेस को यूज किया जाता है। ये काई स्क्वायर बचा हुआ है आपका, और उसके अलावा ये वाला पार्ट बचा है, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। इसमें कुछ नहीं है, इसमें दो चार बातें हैं, वो आपको सिर्फ समझनी है, उसका कंपैरिजन देखना है। उसके अलावा ट्रायंगुलेशन का कंसेप्ट ऑलरेडी मैं एक बार बता भी चुकी, जब रिसर्चर को रिसर्च के बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च बता रही थी। ट्रायंगुलेशन मतलब मिक्स्ड रिसर्च की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही दो टॉपिक आपके बस बचे हैं खाली। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा इसमें कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और कल यहाँ पे जब एनोवा में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कंसेप्ट भी आता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं आपको उसी न्यूमेरिकल के थ्रू वहाँ पे समझा दूंगी। ठीक है, तो एनोवा का कल एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के ये दो जो टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद ही हमारा यूनिट 6 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, आपको समझ में आए। उसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, उसके अलावा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो आपका एनपीसी का एप्लीकेशन है, जो मैं यहाँ पे नहीं करा पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, तो वहां पे एनपीसी के दो चार क्वेश्चंस का मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, खुद से मेरे खुद के सॉल्व किए हुए हैं एनपीसी के एप्लीकेशन के, मतलब जो पीवाईक्यू में पूछे गए क्वेश्चन है, तो उसी के मतलब एनपीसी का जो एप्लीकेशन है, उसी के बेस पे जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको मैं आज या कल में, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस निकाल लूँ, उसके बाद आज या कल में वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो उसको जाके एक बार आप लोग देख लेना। अगर कैलकुलेशन में कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो वहां पे मुझे लिख कर बताना, मैं वहां पे एक्सप्लेन भी कर दूंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा, मैं मान के चल रही हूँ, मेरा यूनिट 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा जो पॉइंट रह गया वो कल का मुझे लग रहा है आधे पौन घंटे का रहेगा वीडियो। ठीक है, तो ये भी यूनिट 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। एंड जितने भी पीवाईक्यू हो, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पेपर 1 के हो या फिर पेपर 2 के हो, तो प्लीज उनको करके जाइएगा। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो जितना भी मैंने सुना है, तो सब ये समझ, आप सब बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ में तो वो रिपीट भी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।